कहाँ तक हो गया दोस्तों शांत? अच्छा चलिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए पूरी तरह से और घर पर पढ़ रहे हैं ना साहब, ध्यान रखिएगा। घर का पढ़ाई आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा। कोचिंग में तो सिर्फ हम बताते हैं कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, जबकि पूरी तैयारी आपको घर पर बैठकर करनी है दोस्तों। अधिकांश विद्यार्थियों का रिजल्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो घर पर बैठकर पढ़ते नहीं है, और जिन भी रिजल्ट देने वाले विद्यार्थी जो भी नौकरी किया है उसके रूम में कभी जाइए, वो भर दिन गेट बंद करके पढ़ते रहता है, कोचिंग से जा करके घर पर पढ़ते रहता है। इसीलिए दोस्तों बार बार कहते हैं घर पर बैठकर पढ़िए, और घर पर बैठकर पढ़ना अति आवश्यक है। ऐसा कई एग्जाम्पल है जो कोचिंग कभी नहीं आया लेकिन घर पर बैठकर नौकरी लिया है, लेकिन ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है कि सिर्फ कोचिंग आने जाने से नौकरी हो गया है। तो कोचिंग में एडमिशन ले लेने से नौकरी का गारंटी बिल्कुल नहीं है, होता तो सबसे पहले हम ही को हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो घर पर बैठकर पढ़ना, और सब पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि बहुत कम को देखते हैं कि क्वेश्चन पूछते पिछला तो याद रहता है, और बहुत कुछ समस्या है कि हमको तो याद ही नहीं होता। याद नहीं होता तो काहे पढ़ते, छोड़ दीजिए, दुकान कर लीजिए क्या। तो याद होगा कब? जब आप किताब लेकर बैठिएगा। याद किसको नहीं होता? जो बैठता नहीं है। बैठकर आप जब याद करबे नहीं करिए तो कौन सी याद होगा? तो अधिकांश लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाता है कि सर हमको याद नहीं होता। कैसे नहीं याद होगा? याद नहीं हो रहा, इसका मतलब आप में 5 घंटा 7 घंटा बैठने की कैपेसिटी नहीं है दोस्तों, इसलिए याद नहीं हो रहा है। जिस दिन आप बैठ जाइएगा दोस्तों, याद करने लगिएगा, निश्चित तौर पर याद होगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे? शेयर मार्केट पढ़ेंगे, ओके। तो आपने देखा था कि कंपनियों को, ठीक है, पीछे बैठे, आगे में कौन बैठेगा? हाँ दे दीजिए। बैठिए वहां पे, इस पर 3 3 6 है, आप कितना बैठेगा? तो आपने देखा कि कंपनियों को जब पैसों की जरूरत होती है, अभी हम पूंजी बाजार पढ़ रहे थे, हमने देश के फाइनेंशियल मार्केट को 2 भागों में बांटे थे, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार आरबीआई के नियंत्रण में चलते हैं, जिनमें बैंक और वित्तीय संस्थाएं मुख्य रूप से भाग लेते हैं। और मुद्रा बाजार की जो प्रतिभूतियां थी, और कुल कितनी प्रतिभूतियां थी मुद्रा बाजार? 5। वो 5 प्रतिभूतियां के माध्यम से पैसे लिए जाते हैं कटौती और ब्याज के आधार पर। लेकिन मुद्रा बाजार इतनी महंगी बाजार है कि आम आदमी का उसमें भाग लेना संभव नहीं है। तो उसमें जारी करने वाला अधिकांशतः सरकार था और खरीदने वाला अधिकांशतः बैंक था। उसके बाद दूसरा पूंजी बाजार था। पूंजी बाजार वो बाजार है जहां प्रतिभूतियां 1 साल से ज्यादा का होता है, यानी जिन प्रतिभूतियों का भुगतान 1 साल से अधिक समय का होता है उसे दीर्घकालीन प्रतिभूति कहते हैं। और दीर्घकालीन प्रतिभूति का क्रय और विक्रय या व्यवहार पूंजी बाजार कहलाता है। पूंजी बाजार आम आदमी का बाजार है, इसमें आम आदमी भाग लेते हैं मुख्य रूप से। जहां एक और मुद्रा बाजार में प्रतिभूति खरीदने वाला प्रायः बैंक या कोई वित्तीय संस्था थी, वहीं अगर हम बात करें पूंजी बाजार में, तो पूंजी बाजार में प्रतिभूति खरीदने वाला मुख्य रूप से आम आदमी होते हैं। पूंजी बाजार 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार। प्राथमिक पूंजी बाजार और द्वितीयक पूंजी बाजार, जब कोई कंपनियां पहली बार शेयर जारी करती है, चाहे वो नई कंपनियां जो पहली बार शेयर जारी कर रहे हो, या पुरानी कंपनियां नए शेयर से नई शेयर जारी कर रहे हो, तो उसी प्रक्रिया को हम प्राथमिक बाजार कहते हैं। यानी कि प्राथमिक बाजार एक पूरा प्रोसेस है।
और वो प्रोसेस है जिसके जरिए कंपनियां पहली बार अपना शेयर जारी करके आम आदमी से पैसा उगाही करते हैं। तो प्राथमिक बाजार हम पढ़ लिए थे। प्राथमिक बाजार में जो शेयर जारी हुआ और जिस तरह से आप देखे थे कि मुद्रा बाजार में 5 प्रकार की प्रतिभूतियां चलती है, उस तरह पूंजी बाजार में 3 प्रकार की चलती है। एक शेयर होता है, एक ऋण पत्र होता है और तीसरा बॉन्ड होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रतिभूतियां चलती है वो क्या है? शेयर है। ऋण पत्र और बॉन्ड बहुत कम मात्रा में व्यवहार किए जाते हैं। तो मुद्रा बाजार के बाद प्राथमिक बाजार के बाद हमारे पास अब कौन बाजार है? द्वितीयक या गौण बाजार, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट, गौण बाजार। गौण बाजार भी कोई बाजार नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है गौण बाजार। और ये कैसा प्रोसेस है दोस्तों? जब कोई कंपनियों का शेयर पहली बार बिकता है तो उसे प्राथमिक बाजार की प्रक्रियाएं कहते हैं। जब कोई कंपनियां चाहे नई और पुरानी हो, पहली बार शेयर जारी किया, नई कंपनी के द्वारा जारी करने वाला पहला शेयर और पुरानी कंपनी के द्वारा नए सिरे से जारी होने वाले शेयर को हम प्राथमिक बाजार कहते हैं। प्राथमिक बाजार में जो शेयर बिक चुका है, अर्थात पहली बार जो शेयर बिक चुका है, उस शेयर का दूसरी बार बिकना ही क्या कहलाता है? द्वितीयक बाजार कहलाता है। द्वितीयक बाजार का मतलब हुआ दोस्तों कि जो शेयर बिक चुका है, यानी कि आईपीओ और एफपीओ जो बिक चुका है, अब जो वो फिर से बिकेगा वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? गौण बाजार कहलाएगा। प्राथमिक बाजार में बिक चुकी प्रतिभूतियों को जब दूसरी बार नए सिरे से बेचा जाता है, तब यही प्रक्रिया का नाम क्या है दोस्तों? गौण बाजार है। तो द्वितीयक बाजार या गौण बाजार का मतलब समझे? कंपनियां पहली बार शेयर बेचा, वो प्राथमिक बाजार है। अब कंपनियां का जो आदमी शेयर खरीदा, अब वो फिर से जो शेयर बेच रहा है, वो प्रक्रिया क्या कर रहा है? यानी गौण बाजार में पहले से बिके हुए शेयर को फिर से बेचा जाएगा, ठीक है ना? गौण बाजार में पहले से बिके हुए शेयर को फिर से बेचा जाएगा। कितनी बार बेचा जाएगा? बार बार बेचा जाएगा। तब तक बेचा जाएगा जब तक उसकी अवधि यानी भुगतान की अवधि समाप्त ना हो जाए। क्लियर हो गया ना? और यह द्वितीयक बाजार एक स्थान विशेष के रूप में कार्य करता है। और यह द्वितीयक बाजार किस रूप में काम करता है दोस्तों? शेयर बाजार में काम करता है। यानी कि प्राथमिक बाजार का कोई स्थान विशेष नहीं था। प्राथमिक बाजार में कंपनियां प्रोस्पेक्टस जारी करके, दलाल को ऑफर दे करके, प्राइवेट प्लेसमेंट कर करके, राइट ऑफ इशू कर करके अपना शेयर बेच लिया। किसी स्थान विशेष पर नहीं बल्कि ऑनलाइन हो जाता है ज्यादातर। और दोस्तों ज्यादातर प्राथमिक बाजार ऑनलाइन हो जाता है या बैंकों के माध्यम से, दलाल के माध्यम से संपन्न हो जाता है। लेकिन द्वितीयक बाजार या गौण बाजार की सारी क्रियाकलाप किसके माध्यम से संपन्न होता है? यानी शेयर बाजार एक प्रकार का क्या है? गौण बाजार है। या गौण बाजार किसके माध्यम से काम करता है? शेयर बाजार। तो शेयर बाजार क्या है दोस्तों? तो जब प्राथमिक बाजार की प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है या जब कंपनियों का शेयर प्राथमिक बाजार में बिक चुकी हुई होती है, जब उन शेयर को दूसरी बार बिकना होता है तो कहां आना पड़ेगा दोस्तों? शेयर बाजार। तो क्या शेयर बाजार में नया शेयर बिकता है? एक बार बिक चुके शेयर को पुनः दूसरी बार जब बेचा जाता है तो कहां बेचा जाता है? द्वितीयक बाजार ही शेयर बाजार है या शेयर बाजार ही द्वितीयक बाजार है? द्वितीयक बाजार शेयर बाजार के रूप में काम करते हैं या शेयर बाजार के तहत ही द्वितीयक बाजार की सारी गतिविधियां संपन्न होती है। क्लियर हो गया द्वितीयक बाजार क्या है? अब दूसरी बात है कि इस द्वितीयक बाजार अर्थात शेयर बाजार में कंपनियां भाग नहीं लेती है। शेयर बाजार में कंपनियां केवल प्राथमिक बाजार में भाग लेती है। कंपनियों की पैसे की जरूरत है, उन्होंने आईपीओ या एफपीओ जारी करके उठा लिया पैसा कहां? प्राथमिक बाजार से।
इस शेयर बाजार में क्या वे कंपनियां भाग लेती है जिसका शेयर बिकता है? नहीं, बल्कि प्राथमिक बाजार के खरीदार। ठीक है, शेयर बाजार में प्राथमिक बाजार के खरीदार, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक खरीदार ये भाग लेते हैं। थोड़ा 2 नंबर पॉइंट को आप सही करिएगा। 2 नंबर के पॉइंट में पहले सुन लीजिए, क्या सही करिएगा पहले सुन लीजिए। द्वितीयक बाजार अर्थात शेयर बाजार में कंपनियां भाग नहीं लेती है, बल्कि वे भाग लेते हैं जो कंपनियों के शेयर को पहली बार खरीदे हैं, यानी कि आईपीओ और एफपीओ जो खरीदा है वो खरीदार लोग भाग लेंगे किसमें? और दूसरा आम आदमी जाएंगे वहां खरीदने के लिए। ठीक है, बात समझ गए ना? तो शेयर बाजार में वे कंपनियां भाग नहीं लेती है जिसका शेयर बिकता है, बल्कि प्राथमिक बाजार में जो व्यक्ति कंपनियों का शेयर खरीदा है वो यहां पर शेयर बाजार में आकर के उन प्रतिभूतियों को खरीदेगा, बेचेगा। यानी एक बार बिक चुका है और जो पहली बार खरीदा है वो खरीदार को अब फिर से शेयर बेचना है किसी अन्य को, फिर किसी अन्य को, फिर उसको किसी अन्य को। और शेयर बाजार में तो आपको बोलते कि एक प्रतिभूति कई बार बिकते रहती है, जब तक दोस्तों जब तक उसकी परिपक्वता अवधि होती है, भुगतान अवधि होती है, तब तक वो शेयर बाजार में शेयर क्या होते हैं? बिकते रहते। क्लियर हो गया? पहली बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? अजी कोई एडमिशन नहीं लिया, उसको 2 बैच का है ऑफर कर रहे हैं। एडमिशन है कि खड़ा हो जाए तो आप कितना बैच चला हुआ है? कितना बैच कौन अलाउ किया है? छुट्टों का नोट नहीं, नोट लिया है इकोनॉमी का। कल से आपको सख्त हिदायत है, आप एडमिशन ले लीजिएगा तब बैटमैन ठीक रहिएगा। बैठ जाइए। आइए दोस्तों, तो प्राथमिक बाजार के जो खरीदार हैं वो किसमें भाग लेगा? तो 2 बात आप दूसरा पॉइंट सही कर लिए। दूसरा पॉइंट में दोस्तों ये है कि कि गौण बाजार में वे कंपनियां भाग नहीं लेती है। पूर्ण विराम दे दीजिए। ठीक है, पूर्ण विराम दे दिया है। गौण बाजार में कंपनी भाग नहीं लेती है। पूर्ण विराम दे दीजिए। जो को काट दीजिए, जो को काट दिए। ऋण अथवा ऋण पत्र के प्राइमरी धारक भाग लेते हैं। शेयर अथवा ऋण पत्र के प्राइमरी धारक भाग लेते हैं। क्लियर हुआ? प्राइमरी धारक कौन हुआ? जो आईपीओ और एफपीओ को खरीदा है, क्लियर हो गया? समझ गए? तो क्या शेयर बाजार में कंपनियां आकर के शेयर बेचती है? नहीं। क्या शेयर बाजार में कंपनियां आके शेयर बेचती है? नहीं। शेयर बाजार में आकर के शेयर कौन बेचता है? जो पहली बार शेयर खरीदा है वो शेयर बेचता है, अब फिर जो खरीदा है वो शेयर बेचता है। यानी शेयर बाजार में कोई एक बार शेयर नहीं बिकता है, बार बार बिकते रहता है। तब तक बिकते रहता है जब तक कंपनी या तो बंद ना हो जाए शेयर जारी करने वाला, या फिर उस प्रतिभूति की अवधि पूरी ना हो जाए। जब शेयर की अवधि पूरी हो जाएगी तो वह कंपनियां ले लेगा, और जिस हिसाब से जिस रेट पर या जिस ब्याज दर पर लिया गया है वो ब्याज दर का भुगतान तो लगातार होते रहता है। और उसके बाद जब अवधि पूरी हो जाएगी तो शेयर कंपनी ले लेगा और फिर उसकी जो रकम होगी वो वापस कर दिया जाएगा। ध्यान दिए ना बात को? क्लियर हो गया ना? तो शेयर बाजार में शेयर वाली कंपनी भाग नहीं लेती है, बल्कि शेयर के प्राइमरी धारक भाग लेते हैं। प्राइमरी धारक बेच दिया शेयर, अब जो खरीदा है वो आपको जितना मन है उतना बार बेच सकता है। क्लियर है ना?
तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कंपनियां भाग नहीं लेती है शेयर बाजार में, कंपनी के प्राइमरी धारक जो पहली बार उसका शेयर खरीदा है वो आकर शेयर बेचता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कंपनियों को अगर पैसा की जरूरी है तो वो शेयर बाजार में आकर पैसा उगाही करेगा नहीं, उसे प्राथमिक बाजार में ही पैसा उगाही करना है। क्लियर हो गया ना? उसे प्राथमिक बाजार में, यानी कंपनियां अपने लिए फंड का एकत्रीकरण या कंपनी अपने लिए वित्त की व्यवस्था शेयर बाजार में नहीं करती है बल्कि प्राथमिक बाजार में करती है। कंपनियां पैसा की उगाही किस बाजार में करती है? यानी प्राथमिक बाजार में आया, कंपनी अपना शेयर बेच दिया। किस तरह बेचा? 3-4 तरह का बताए थे। राइट इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, ऑफर ऑफ सेल है, ठीक है, पब्लिक इशू है। जिस तरह संभव हो उस तरह कंपनी आकर के शेयर बेचा, पैसा एकत्रित किया और अपना काम कर रहा है। उसको शेयर बाजार से फंड उगाही करने का कोई मतलब नहीं है। तो द्वितीयक बाजार में कंपनियां भाग नहीं लेती है, कंपनी के प्राइमरी धारक भाग लेते हैं। द्वितीयक बाजार में कंपनियां फंड एकत्रित नहीं करती है। द्वितीयक बाजार में घाटा होगा तो कंपनी को घाटा नहीं होगा, और द्वितीयक बाजार में मुनाफा होगा तो कंपनी को मुनाफा नहीं होगा। यानी किस गौण बाजार या शेयर बाजार के घाटे या मुनाफे से कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। किसको लेना देना है? तो कंपनी के प्राइमरी धारक को लेना देना। तो इस द्वितीयक बाजार में अथवा शेयर बाजार में न तो कंपनियां फंड एकत्रित करती है और न ही इस बाजार में होने वाले लाभ और हानि में कंपनी का कोई हिस्सेदारी होती है। अगर शेयर का भाव बहुत गिर भी गया है तो इसको किसको घाटा होगा? तो घाटा होगा उसके प्राइमरी धारक को। अगर शेयर का दाम बहुत ऊपर चढ़ गया तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। वो प्रॉफिट किसको होगा? कंपनी के प्राइमरी धारक को ही होगा। कंपनी को द्वितीयक बाजार में होने वाले प्रॉफिट और लाभ से कोई लेना देना नहीं होता। तो फिर भी आप जानिएगा कि शेयर बाजार पर कंपनियां क्यों ध्यान दिए रहती है। तो शेयर बाजार में या द्वितीयक बाजार में कंपनी को कोई लाभ या हानि नहीं है। वो तो प्राथमिक बाजार में पैसा ले लिया है, लेकिन फिर भी शेयर बाजार कंपनियों को इफेक्ट करता है। अगर किसी कंपनी का शेयर डूब गया है या शेयर का भाव काफी नीचे जा रहा है तो वो कंपनी फिर जब प्राथमिक बाजार में शेयर जारी करेगा तो उस प्राथमिक बाजार में उसके शेयर के खरीदार नहीं होगा। यानी कि शेयर बाजार क्या करता है कि कंपनी के शेयर के एक वैल्यू क्रिएट करता है। वैल्यू क्रिएट होने के कारण कंपनी के एक मार्केबिलिटी बनती है कि हां कंपनी दमदार है। यानी कि शेयर बाजार कंपनी के शेयर को बार बार बिकने का एक प्लेटफॉर्म मौजूद करता है, और जब कंपनी का शेयर बार बार बिकता है तो वो कंपनी जब चाहेगा प्राथमिक बाजार में फिर से पैसा उगाही कर सकता है। अगर द्वितीयक बाजार में उसका शेयर बार बार बिक नहीं रहा है तो कोई भी प्राथमिक बाजार में उसके शेयर को खरीदेगा नहीं, इससे कंपनी को दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है? बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ गए? द्वितीयक बाजार क्या है? प्राथमिक बाजार में बिक चुकी प्रतिभूति को दूसरे बार बेचना, फिर तीसरे बार बेचना, बार बार बेचना, कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? द्वितीयक बाजार अपना सारा काम किसके माध्यम से करता है? शेयर बाजार के माध्यम से करता है। इस द्वितीयक बाजार अथवा शेयर बाजार में कंपनियां भाग नहीं लेती है बल्कि कंपनी के प्राइमरी धारक भाग लेते हैं, अर्थात जो आईपीओ एफपीओ खरीदा है वो लोग भाग लेते हैं, आम आदमी भाग लेते हैं। और इस बाजार में दोस्तों कई बार बेचा जा सकता है प्रतिभूति को अथवा शेयर को, तब तक शेयर जारी करने वाली कंपनी बंद ना हो जाए या फिर उसकी अवधि पूरी ना हो जाए। उसके बाद कंपनी को शेयर बाजार से या द्वितीयक बाजार से कोई लेना देना नहीं है, ना प्रॉफिट में ना ही लॉस में। द्वितीयक बाजार अथवा शेयर बाजार में होने वाले प्रॉफिट और लॉस कंपनी के प्राइमरी धारक को होगा, अर्थात जो एफपीओ आईपीओ खरीदा है उसको होगा। कंपनी को इससे कोई लाभ और नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन कंपनी की जो एक क्रेडिट बनेगा, एक मार्केबिलिटी बनेगी, बाजार में कंपनी को देखने का जो नजरिया बनेगा वो इसी आधार पर बनता है कि किसी कंपनी का शेयर कितनी बार बार बिकने के लिए तैयार है कि नहीं, या उस कंपनी के शेयर लोग
खरीदने के लिए उत्सुक है कि नहीं? बार बार लोग खरीदने के लिए उत्सुक है तो निश्चित है कंपनी की क्रेडिट या मार्केबिलिटी क्या होती है? हाई होती है, और उसे पुनः प्राथमिक बाजार से पैसा इकट्ठा करने में क्या होता है? आसानी होता है। अगर शेयर बाजार में उसका शेयर नहीं बिक रहा है, बार बार नहीं बिक रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है, तो उस कंपनी की मार्केबिलिटी गिर जाती है और वो प्राथमिक बाजार में पैसा फिर से उगाही नहीं कर पाता है। क्लियर है बात? समझ गए? कोई दिक्कत? हाँ हाँ, ये निवेशक तय करता है। अभी बैठिए ना, आ रहे हम शेयर बाजार पर आ रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ निवेशक खरीदार तय करेगा या बेचने वाला तय करेगा, ठीक है। या किसी भी वस्तु की कीमत कितनी होगी या कितनी ज्यादा होगी, कम होगी, ये कैसे तय होता है? डिमांड और सप्लाई पर। डिमांड बढ़ गया, कीमत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सप्लाई बढ़ गया, कीमत क्या होगा? तो कीमत तय होने पर शेयर बाजार में भी कीमत तय होता है डिमांड और सप्लाई के आधार पर। तो द्वितीयक बाजार समझ गए? द्वितीयक बाजार में किसी शेयर को कितनी बार बेचा जा सकता है? बार बार बेचा जा सकता है, लेकिन तब तक ही बेचा जा सकता है जब तक कंपनी है। अगर शेयर जारी करने वाली कंपनी अगर बंद हो गई तो क्या उसके शेयर बार बार बिकेंगे? बंद होते ही शेयर की खत्म परिपक्वता। या दूसरा ये भी लगाना पड़ेगा कि प्रतिभूति अपने परिपक्वता अवधि यानी कि भुगतान अवधि तक बिकते रहते हैं। जितनी बार बेचे उतनी बार बिकते रहते हैं। क्या शेयर बाजार या द्वितीयक बाजार में कंपनियां फंड एकत्रित करती है? नहीं। कंपनियां फंड किस बाजार में एकत्रित करती है? किस बाजार में? क्या द्वितीयक बाजार या शेयर बाजार में होने वाले लाभ और प्रॉफिट में कंपनी की कोई हिस्सेदारी होती है? होती है दोस्तों? नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि इस बाजार में सरकार भी पूंजी एकत्रित करती है, लेकिन ज्यादातर कौन कंपनी है? ज्यादातर पैसा एकत्रित कौन करता है? कंपनी। ज्यादातर कौन एकत्रित करता है? कंपनी एकत्रित करता है। उसी तरह मुद्रा बाजार में भी कंपनियां भी पैसा एकत्रित करती थी, लेकिन मुद्रा बाजार में मुख्य रूप से कौन एकत्रित करता था? सरकार। क्लियर हो गया? उसके बाद द्वितीयक बाजार में कंपनी को प्रॉफिट और लॉस तो नहीं होता है, लेकिन द्वितीयक बाजार कंपनी के क्रेडिट या मार्केबिलिटी को जरूर बनाए रखता है, ठीक है। जिस कंपनी के शेयर भाव में जितना उछाल होता है, जिनको खरीदने के लिए जो लोग जितने उत्सुक होते हैं, कंपनी का क्रेडिट या मार्केबिलिटी उतनी ज्यादा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, और उस कंपनी को प्राथमिक बाजार में पूंजी एकत्र करने में उतनी ही क्या होती है दोस्तों? आसानी होती है। क्लियर है? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? द्वितीयक बाजार क्या है समझ गए? द्वितीयक बाजार शेयर बाजार के माध्यम से काम करते हैं। आइए अब थोड़ा शेयर बाजार के बारे में जान लेते हैं। शेयर बाजार, कमेंट खुला हुआ है। शेयर बाजार एक क्वेश्चन है, प्राइमरी मार्केट का पेटीएम है। पेटीएम प्राइमरी, बिल्कुल। पेटीएम जो आईपीओ जारी किया था, तो आईपीओ जारी होता है किस मार्केट में? प्राथमिक मार्केट में। आईपीओ एफपीओ का संबंध किससे है? उसका संबंध द्वितीयक बाजार या शेयर बाजार से नहीं है। कंपनियों को शेयर बेचना है खुद से, तो वह प्राथमिक बाजार का उपयोग करेगा, शेयर बाजार को उपयोग। शेयर बाजार में वही आएगा जो कंपनी से शेयर खरीद लिया है, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों? ओके, आते हैं शेयर बाजार, अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार पूंजी बाजार का हिस्सा है या मुद्रा बाजार का हिस्सा है? पूंजी बाजार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पूंजी बाजार में शेयर प्राथमिक बाजार का हिस्सा है या द्वितीयक बाजार का है? ये याद रखना कि शेयर बाजार जो है एक स्थान विशेष का नाम है। अभी तक जो आप पढ़े थे मुद्रा बाजार, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, ये सब एक प्रक्रिया का नाम था, ये सब एक प्रोसेस का नाम था, कोई स्थान विशेष नहीं था। लेकिन जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो ये कोई स्थान विशेष होता है,
यानी किसी स्थान पर एक शेयर बाजार होता है, जैसे मुंबई शेयर बाजार का नाम तो आप जानते ही होंगे, जो मुंबई में स्थित है दलाल स्ट्रीट में। ठीक है, मुंबई में किस स्थान पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट, उसका नाम ही है दलाल स्ट्रीट। तो स्टॉक एक्सचेंज एक स्थान विशेष होता है, या द्वितीयक बाजार अपना पूरा कार्य किसके माध्यम से करता है दोस्तों? शेयर बाजार है। तो शेयर बाजार को हम किस आधार पर परिभाषित कर सकते हैं? तो शेयर बाजार पूंजी बाजार के द्वितीयक बाजार का हिस्सा है। शेयर बाजार पूंजी बाजार के द्वितीयक बाजार का हिस्सा है, और यह एक स्थान विशेष पर होता है जहां मुख्य रूप से किनके शेयर बिकते हैं? ठीक है, कंपनी के बिकते हैं, या फिर अर्ध सरकारी, ठीक है, जो अर्ध सरकारी यानी पीपीपी मॉडल वाला कंपनी, और फिर सरकारी कंपनी के प्रतिभूति बिकते हैं। सरकारी कंपनी के प्रतिभूति बिकते हैं। और शेयर बाजार में कितने प्रकार, पूंजी बाजार के प्रतिभूति को देखिएगा तो सबसे मुख्य प्रतिभूति कौन? शेयर। दूसरा क्या है? ऋण पर। तीसरा क्या है? बॉन्ड। तीसरा क्या है? बॉन्ड। ये 3 प्रकार के प्रतिभूति जारी करके कंपनी या अर्ध सरकारी या सरकारी कंपनियां पैसा इकट्ठा करती है। लेकिन ये तीनों प्राथमिक बाजार में पैसा इकट्ठी करती है। अब जो एक बार जो शेयर बिक चुका है प्राथमिक बाजार में, एक बार जो ऋण पत्र बिक चुका है प्राथमिक बाजार में, एक बार जो बॉन्ड बिक चुका है प्राथमिक बाजार में, उसको बेचा जाएगा अब किस बाजार में? शेयर बाजार। तो शेयर बाजार पूंजी बाजार के द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, यानी कि द्वितीयक बाजार के अंतर्गत आते हैं। यह एक स्थान विशेष होता है जहां पर कंपनी के शेयर मुख्य रूप से या कंपनी के प्रतिभूति मुख्य रूप से बिकते हैं, लेकिन यहां पर अर्ध सरकारी और सरकारी प्रतिभूति भी बेचा और खरीदा जाता है। अब कैसे खरीदा बेचा जाता है? तो दोस्तों हर शेयर बाजार का वर्तमान में भारत में 24 शेयर बाजार है। कितने? जिसमें एक बंद है, जिसका केस उच्चतम न्यायालय में चल रहा है, वो है आपको केरल का कोयम्बटूर शेयर बाजार। हाँ, तो शेयर बाजार जो है वर्तमान में 24 है, लेकिन एक शेयर बाजार काम नहीं कर रहा है, 23 शेयर बाजार काम कर रहे हैं। लेकिन 23 शेयर बाजार में ही केवल 2-3 शेयर बाजार ही है जहां पर पैसों का लेन देन होता है या शेयरों की खरीद बिक्री होती है। ज्यादातर शेयर बाजार का वैसे कोई महत्व नहीं है। आप भी शेयर बाजार में नाम सुनते होंगे तो कभी बॉम्बे शेयर बाजार का ही ज्यादातर नाम सुनते होंगे। तो ये सही है कि भारत में 24 शेयर बाजार है। कितने शेयर बाजार है? एक शेयर बाजार काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो बंद नहीं हुआ, लेकिन उसका केस न्यायालय में चल रहा है, कोयम्बटूर शेयर बाजार। लेकिन बाकी जो 23 शेयर बाजार है उसमें 3 या 4 शेयर बाजार ही ऐसे हैं जहां पर शेयरों की खरीद बिक्री होती है। अन्य शेयर बाजार उतने चर्चित नहीं है, वहां पर उतने शेयरों की खरीद बिक्री होती नहीं है दोस्तों। तो कोई भी जो शेयर बाजार है वो कैसे काम करता है? तो दोस्तों हर शेयर बाजार की एक प्रबंध समिति होती है। क्या होती है? प्रबंध कमेटी होती है, और इसी प्रबंध कमेटी के अनुसार शेयर बाजार का संचालन होता है। तो हर शेयर बाजार क्या है वो तो आप समझ गए ना। अब इसका संचालन कैसे होगा, यानी कि शेयर बाजार में प्रतिभूति कब बेचा जाएगा, कब नहीं बेचा जाएगा, कब किस रेट पर बेचा जाएगा, या निवेशक जो आएंगे शेयर को खरीदने के लिए उन्हें क्या सुविधा दी जाएगी। ठीक है, इन सारे चीजों का निर्णय प्रबंध समिति लेती है, प्रबंध कमेटी लेती है, मैनेजमेंट टीम लेती है, और सारे शेयर बाजार का एक मैनेजमेंट टीम होता है। यह मैनेजमेंट टीम क्या कहता है कि जिस भी कंपनी को शेयर बेचना होता है उस कंपनी को शेयर बाजार में पहले लिस्टेड कराना पड़ता है। जैसे कोई कंपनी का शेयर इस शेयर बाजार में बिके तो उस कंपनी को सबसे पहले एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। किसके पास? तो उस शेयर बाजार के प्रबंध कमेटी के पास। प्रबंध कमेटी उसके एप्लीकेशन को जांच करेगा कि कंपनी है कैसा है नहीं, या फिर उसके कंपनी को लिस्टेड कर देगा। और किसी कंपनी के लिस्टेड होने के बाद भी शेयर बिक सकता, बिना लिस्टेड कंपनी का शेयर बाजार में बिक नहीं सकता। तो किसी कंपनी का शेयर बाजार में बिके, लोग
लोग उसे खरीदे, उसके लिए सबसे पहले कंपनी को, शेयर बाजार के मैनेजमेंट टीम को एक एप्लीकेशन देना पड़ता है। मैनेजमेंट टीम उस एप्लीकेशन की जांच करता है, लंबे समय तक जांच किया जाता है, नहीं कि तुरंत जांच हो गया। पूरा जांच करने के बाद पूरी तरह से जब आश्वस्त हो जाते हैं कंपनी सही है, तो फिर उस कंपनी को शेयर बाजार में लिस्टेड किया जाता है। और जब एक कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड हो गया तब जाकर उसका शेयर बिकना चालू हो जाता है। क्या बिना लिस्टेड कंपनी का शेयर बाजार में बिक सकता है? नहीं बिक सकता है। बिक सकता है दोस्तों? नहीं बिक सकता। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, तो शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर कंपनी मुख्य रूप से अर्ध सरकारी, सरकारी, सरकार के प्रतिभूति बेचे या खरीदे जाते हैं, लेकिन पहली बार नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार, जितनी बार हो सके। शेयर बाजार कैसे काम करता है? तो वर्तमान में 24 शेयर बाजार है, 23 शेयर बाजार ही काम कर रहे हैं, लेकिन 23 शेयर बाजार में मुख्यतः 2-3 ही शेयर बाजार है जहां प्रतिभूतियों के लगातार लेन देन होता रहता है। यह शेयर बाजार कैसे काम करता है? तो हर शेयर बाजार की एक मैनेजमेंट कमेटी होती है। मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय के अनुरूप ही शेयर बाजारों का संचालन किया जाता है। और सबसे पहले किसी कंपनी का शेयर बिकना हो तो उसे जिस शेयर बाजार में बिकना हो तो उस शेयर बाजार के प्रबंध कमेटी के पास उन्हें क्या देना पड़ता है? एप्लीकेशन देना पड़ता है। उसके बाद प्रबंध कमेटी जांच कर उस कंपनी को लिस्टेड करता है, तब जाकर उसका शेयर बाजार, उसका जो शेयर है बिकना चालू होता है। अब शेयर बाजार की सुविधा यह होती है, शेयर बाजार की सबसे बड़ी खासियत होती है कि शेयर बाजार में कोई भी व्यक्ति कभी भी शेयर खरीद सकता है, कभी भी बेच सकता है। ठीक है ना? प्राथमिक बाजार में यह सुविधा नहीं है। कंपनी ने आपको आईपीओ बेच दिया, भुगतान 1 साल के बाद करेगा, क्योंकि पूंजी बाजार में कोई भी प्रतिभूति का जो परिपक्वता अवधि होता है या भुगतान अवधि होता है 1 साल से क्या होता है। तो कंपनियां जो आईपीओ बेचा है वो तो भुगतान अब 1 साल के बाद करेगा। लेकिन शेयर बाजार में क्या सुविधा होती है कि इसमें एक बार बिक चुके प्रतिभूति को फिर से बार बार बेचा जाता है। और शेयर बाजार की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें लोग कभी भी कंपनियों के प्रतिभूति अर्थात शेयर खरीद सकते हैं और जब मन हो तब बेच सकते हैं। सुबह मन हुआ खरीद लिए, शाम को मन हुआ कि हम नहीं रखे, बेच दीजिए। यह सबसे बड़ी होती है सुविधा। तो शेयर बाजार निवेशकों को अर्थात शेयर के खरीदारों को यह सबसे बड़ी सुविधा प्रदान करता है कि वे जब चाहे शेयर में निवेश कर सकते हैं या शेयर खरीद सकते हैं, जब चाहे शेयर को बेच सकते हैं, जब चाहे शेयर को बेच सकते हैं। तो यह सुविधा होने के कारण शेयर बाजार में प्रतिभूति की तरलता काफी ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, काफी ज्यादा बनी रहती है। कोई हिचकिचाता नहीं है। जैसे आप शेयर खरीदना है, क्या हो जाएगा अगर शेयर का दाम गिर जाएगा, डर है तो कम से कम भरे दिन खरीद कर देख लीजिए। ठीक है, शाम में दिमाग गड़बड़ हुआ कि काहे शेयर खरीदिए तो तुरंत बेच डालिए। अब कहिए तुरंत बिक जाएगा? बिल्कुल। शेयर बाजार में हमेशा निवेशक उपस्थित रहते हैं, सब हमेशा शेयर बेचने खरीदे लगातार होते रहते हैं। जब चाहिएगा बिकने के लिए 100% रियो बिक जाएगा, कोई खरीदार हो जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद एक तो विशेषता शेयर बाजार की हुआ कि यहां पर जब चाहिए शेयर बेचिए, जब चाहिए शेयर खरीदिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंपनी का इसमें कोई भागीदारी, इसमें शेयर वो बेच रहा है जो प्राथमिक धारक है। अब प्राथमिक धारक भी शेयर बेच दिया और निकल गया। अब प्राथमिक धारक से जो खरीदा है वो शेयर को बेच रहा है, वो शेयर बेचा, वो निकल गया, फिर बिक रहा, बार बार बिक रहा है। अब कहिएगा कि बार बार क्यों बिक रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है दोस्तों? तो शेयर जो जारी किए जाते हैं, तो आपको पता है ना 2 प्रकार के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर तो बहुत पावरफुल शेयर है, कंपनी के गवर्निंग बॉडी में हिस्सेदारी मिल जाती है। लेकिन प्रीफरेंस जो शेयर होते हैं उस पर कंपनियां लगातार ब्याज देती है, ठीक है, या उसको लाभ में हिस्सा देती है। तो कंपनी जो है लगातार अपने प्रॉफिट का हिस्सा शेयर धारकों को देती है।
और जो शेयरधारक जिस कंपनी का शेयर जिसके पास है जिस समय, उसी को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो बार बार इसलिए बिकती रहती है कि जो भी शेयर लेगा उसको प्रॉफिट मिला, कंपनी का क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। फिर वो किसी और को बेच दिया तो फिर उसको मिलना बंद हो जाएगा, जो खरीदा कंपनी उसको देना चालू कर देगा। तो खरीदिए कमाई चालू। क्लियर है ना? और जब मन आपको निकलना है मार्केट में निकल जाइए, वो भी सुविधा शेयर बाजार दिए हुए है। तो एक सुविधा शेयर बाजार में ये होता है कि जब चाहिए प्रतिभूति बेचिए और जब चाहे प्रतिभूति खरीदिए, जब चाहिए मार्केट में एंट्री करिए और जब चाहे मार्केट से एंट्री निकल जाइए। ये काफी एक बड़ी विशेषता है शेयर बाजार की। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है शेयर बाजार की, शेयर बाजार में सट्टा लगाने की अनुमति होती है। क्या लगाने की? सट्टा लगाने की। शेयर बाजार सट्टा लगाने की अनुमति देता है। अब सट्टा क्या है इसको भी समझ लीजिए। जब कोई व्यक्ति शेयर की खरीद बिक्री शेयर के मूल्य में उतार चढ़ाव के लाभ को उठाने के लिए करता है, जब कोई व्यक्ति शेयर की खरीद बिक्री या शेयर की खरीद इसलिए करता है कि उन्हें लग रहा है कि भविष्य में दाम बढ़ेगा तो हम इसको बेच करके ज्यादा पैसा कमाएंगे, इस उद्देश्य से शेयर की खरीद बिक्री करना क्या कहलाता है? सट्टा कहलाता है। यानी शेयर के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए जब कोई व्यक्ति शेयर की खरीद बिक्री करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सट्टा कहा जाता है। ध्यान देखिए, शेयर बाजार में अधिकांश निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करते हैं और उसकी क्षमता होती है कि हम इस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो आगे चलकर हमें इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा। तो शेयर खरीदने का तो मुख्य उद्देश्य यही है कि कंपनियों को निवेश देना, कंपनी के मार्केटेबिलिटी को ऊपर उठाना, कि ताकि उसको फायदा हो तो हम शेयरधारक है तो हमको भी होगा। लेकिन नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, नए व्यक्तियों को पैसा लगाने के लिए, नए व्यक्ति किस तरह शेयर मार्केट में आकर शेयर खरीदारी में भाग ले, इसको रोचक बनाने के लिए शेयर बाजार में नियमों के अधीन सट्टा लगाने की छूट होती है। सट्टा किसे कहते समझ गए ना? जब शेयर की खरीद बिक्री इस उद्देश्य से हो रहा है कि मूल्य में उतार चढ़ाव होने से लाभ होगा, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सट्टा कहेंगे। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? समझ गए ना सट्टा क्या है? सट्टा समझ गए ना? यानी कोई व्यक्ति आज शेयर खरीद लिया और इसलिए वो खरीदा है कि कल वह जब मूल्य बढ़ेगा तो उसको बेच लेगा, तो यह करना क्या कहलाएगा? और शेयर बाजार सट्टा लगाने की अनुमति देता है, लेकिन नियमों के अधीन, नियमों से परे जाकर हम सट्टा में भाग नहीं ले सकते हैं। ये नहीं कि 10 आदमी मिलकर गए और 10 आदमी पूरे शेयर खरीद लिए और मार्केट में हल्ला उड़ा दिए कि सारा शेयर बिक रहा है। ठीक है, सारा शेयर बिक रहा है तो इससे क्या होता है कि लोगों के बीच विश्वास, अच्छा शेयर बिक रहा है इसका मतलब है लाभ ज्यादा होने वाला है। और उसके बाद जैसे हो हल्ला मच गया, तुरंत जो सब मिलकर खरीदा है बेच दिया एकाएक। तो गलत तरीके से सट्टा नहीं लगाए जा सकते हैं। सट्टा किस तरह लगेगा, किस नियम के अधीन लगेगा, यह पूरा नियम कायदा प्रबंध समिति बनाता है कि इसी अनुरूप से सट्टा लगेगा। शेयर बाजारों में सट्टा लगाने की छूट तो होती है, लेकिन अनियंत्रित तरीके से सट्टा लगाने की छूट नहीं होती है। नियमों के अधीन ही सट्टा लगाया जाता है। क्लियर हो गया? समझ गए ना? नहीं तो शेयर बाजार में क्या होता है, दलाल सबका ग्रुप होता है, ब्रोकर क्या करता है, माहौल बनाते रहता है शेयर के बारे में, झूठ मूठ का माहौल बना करके निवेशक को भरमा देता है और निवेशक झूठ मूठ का शेयर खरीद लेता है। अब बाद में पता चलता है कि शेयर में तो दम है ही ना है, ये तो चीनी मिल का शेयर है जो बंद होने वाला है। ऐसा भी होता है कभी कभी। ठीक है, तो ये सब एक गलत तरीका है, ये करने वाले के लिए सजा का प्रावधान है दोस्तों। क्लियर हो गया? समझ गए? तो शेयर बाजार की दो सबसे बड़ी खासियत समझे कि नहीं? शेयर बाजार की पहली खासियत कि जब मन तब शेयर खरीदिए, जब मन तब बेच डालिए, 1 घंटे के बाद बेचना है बेच डालिए। दूसरी, सट्टा लगाने की छूट नियमों के
अधीन। सट्टा लगाने की छूट इसलिए होती है कि ताकि नए निवेशक शेयर बाजार की तरफ आकर्षित हो और निवेश का माहौल तैयार हो। दोस्तों, सट्टा किसे कहते समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, यहां पर मुख्यतः शेयर बाजार में कंपनियां का ही शेयर बिकता है, लेकिन सरकार के ऋण पत्र और बॉन्ड भी बेचे जाते हैं शेयर बाजार में। सरकार के ऋण पत्र और बॉन्ड को भी शेयर बाजार में बेचा जाता है। आखिर सरकार के ऋण पत्र और बॉन्ड को कौन बेचता है? तो सरकार के ऋण पत्र और बॉन्ड को बेचने के लिए शेयर बाजार में अलग से एक ऑफिस होता है, जिसका नाम सबसे पहले था सब्सिडरी जनरल रेजर। क्या नाम था दोस्तों? सब्सिडरी जनरल रेजर। ये इसका काम था सरकार के ऋण पत्र और बॉन्ड को बेचना। शेयर का संबंध केवल कंपनियों से होता है। सरकार के संबंध में कौन से प्रतिभूति होते हैं? बॉन्ड। कौन होते हैं? बॉन्ड। तो सरकार का बॉन्ड शेयर बाजार में किसके द्वारा बेचा जाता है? सब्सिडरी जनरल लेजर के द्वारा बेचा जाता है। कंपनियों के जो शेयर होते हैं वे दलाल यानी कि शेयर बाजार के रजिस्ट्रेट ब्रोकर के द्वारा बेचा जाता है। ठीक है। लेकिन अगर जब आप सरकारी बॉन्ड की बात करिए, शेयर किसको कहते हैं? कंपनी के प्रतिभूति को। सरकार के प्रतिभूति जो शेयर बाजार में बिकता है उसको शेयर ना कहकर ज्यादातर क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो बॉन्ड को बेचा जाता था शेयर बाजार में सब्सिडरी जनरल लेजर के द्वारा। लेकिन 1994 में सब्सिडरी जनरल लेजर के स्थान पर किसका इस्तेमाल किया गया है? किसका? थोक ऋण बाजार। तो सीधे प्रश्न आ जाता है कि सरकारी बॉन्ड की बिक्री किसके द्वारा की जाती है? थोक ऋण बाजार के द्वारा। सरकारी बॉन्ड की बिक्री किसके द्वारा की जाती है? थोक ऋण बाजार के। या शेयर बाजार में सरकार के बॉन्ड को बेचने के लिए कौन जिम्मेदार है? थोक ऋण बाजार। कौन जिम्मेदार है? क्लियर हो गया दोस्तों? शेयर बाजार समझ गए? कितने शेयर बाजार हैं? लेकिन काम कितने करते हैं? 28 में भी ज्यादा प्रचलित में 2 या 3 है। सट्टा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति शेयर के मूल्य में उतार चढ़ाव का लाभ लेने के लिए शेयर की खरीद बिक्री करता है तो उसे क्या कहते हैं? सट्टा। जैसे आप शेयर लिए 10-10 रुपए का 100 शेयर खरीदे 1000 का। ठीक है। और राते में पता चला शेयर का दाम तो 12 रुपया हो चुका है, तुरंत राते में बेच डाले। ठीक है। यानी राते में जो 1000 लगाए थे भर रात में 200 कमा लिए। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? सट्टा कहलाएगा। क्या सट्टा शेयर बाजार में लगाए जा सकते हैं? नियमों के अधीन या अनियंत्रित तरीके से? नियमों के अधीन। शेयर बाजार में एक प्रबंध समिति होता है, या आपसे कह दे कि शेयर बाजार में किसी कंपनी का शेयर बिके, इसके लिए सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा? शेयर बाजार के मैनेजमेंट कमेटी के अंतर्गत एक एप्लीकेशन देकर अपने कंपनी को लिस्टेड कराना पड़ेगा। क्या बिना लिस्टेड कंपनी के शेयर बिक सकते हैं? नहीं। क्या बिना लिस्टेड कंपनी का शेयर बिक सकते हैं? क्लियर हो गया? एक बार सरसरी निगाह से शेयर बाजार को पढ़िए तो सब कुछ आप समझ रहे हैं कि नहीं? अरे बंद काय हो गया? लिस्ट में एक क्वेश्चन है, लिस्ट में ऐड होने के लिए कंपनी का कितना वैल्यू होना चाहिए? वैल्यू से मतलब नहीं, कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत अधिसूचित होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, शेयर का कीमत नहीं, शेयर का कीमत निर्धारित नहीं रहता, बढ़ते घटते रहता है। ठीक है। लेकिन शेयर 10 रुपए से बिकना चालू हो जाता है, लेकिन डिमांड और सप्लाई के आधार पर उसका रेट घटते, जिस शेयर का मांग बढ़ते जाती है उसका रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जिस शेयर का मांग घटने लगती है उस शेयर का रेट
गिर जाता है, लेकिन न्यूनतम 10 रुपए से शेयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी लिस्टेड होगी? क्या लिस्टेड होने के लिए कंपनी का कोई क्राइटेरिया है? तो कोई क्राइटेरिया है, कंपनी होनी चाहिए। सवाल है कंपनी किसे कहेंगे? क्या कोई दुकान खोलिए उसको कंपनी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत लिस्टेड होते, मतलब कंपनी कोई खोलना है तो उसके कंपनी को अपने सबसे पहले सरकार के पास 1956 की जो अधिनियम है, कंपनी अधिनियम, उसके तहत अधिसूचित कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके तहत अधिसूचित होने के बाद उसे जीएसटी नंबर जो भी जंबर हो जिस तरह का वह दिए जाते हैं, उसके बाद वो लिस्टेड होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों कोई भी कंपनी लिस्टेड करा लेगा तो वो अलग बात है। कंपनियां 1956 के अधिनियम के तहत आ रहा है तो वो लिस्टेड करा सकती है, लेकिन सवाल है कि आपका कंपनी शेयर बेचने के लिए तैयार है, लेकिन वहां पर खरीदार रहेगा तब ना। हाँ, तो निवेशक सब कंपनी का शेयर लिस्टेड तो बहुत रहता है, लेकिन सब का शेयर बिकता नहीं है। निवेशक पहले देखेगा ना कौन कंपनी कैसे है। किसी कंपनी में जाकर तो पैसा नहीं लगा देगा, किसी कंपनी का तो शेयर नहीं लगा देगा दोस्तों। आप ही जाइएगा शेयर खरीदने के लिए, आपके पास रहेगा एक तरफ महिंद्रा कंपनी का शेयर और दूसरी तरफ रहेगा किंगफिशर का शेयर। किसका शेयर खरीदने प्राथमिकता? कभी कभी ऐसा रहेगा XYZ कंपनी जिसके बारे में आप जानते ही नहीं, उसका शेयर खरीदिएगा नहीं। तो लिस्टेड कोई भी हो सकता है, लिस्टेड होना कोई बड़ी बात नहीं है, लिस्टेड होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों, शेयर बाजार तो 23 हैं, लेकिन मुख्य शेयर बाजार मात्र कितने हैं? 3। टोटल शेयर बाजार 23 नहीं 24 है, क्योंकि जो कोयम्बटूर शेयर बाजार है वो अभी बंद नहीं हुआ है। बंद होगा कि नहीं होगा वो फैसला भी नहीं हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कुल शेयर बाजार की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 24 है। लेकिन इन 24 बाजार में ज्यादातर खरीदारी या निवेशक, ज्यादातर शेयर बाजार के खरीदार को निवेशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या शेयर बाजार के शेयर खरीदने वाले ग्राहक को निवेशक भी कहा जाता है। तो जहां निवेशक का इस्तेमाल करे तो आप इधर उधर नहीं होना, समझ जाइएगा कि शेयर के खरीदार हैं। तो इन 23 शेयर बाजार जो फंक्शन है में है, कार्य में है, इसमें मुख्यतः 3 ही शेयर बाजार है जिसमें शेयरों की खरीद बिक्री लगातार होती रहती है। और सब शेयर बाजार नाम मात्र के, उसमें निवेशकों को कोई रुचि नहीं है। सिर्फ 3 ही शेयर बाजार है, और उसमें भी दोस्तों सबका जो बाप है वो कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार बॉम्बे। अब भारत की नहीं, एशिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार, सबसे ज्यादा 24 शेयर बाजार है, लेकिन सबसे ज्यादा शेयर की खरीद बिक्री किस शेयर बाजार में होती है? या कहिए कि भारत का जो सबसे मुख्य शेयर बाजार है वे बॉम्बे शेयर बाजार ही है। अधिकांश निवेशक इसी शेयर बाजार में शेयर की खरीद बिक्री करते हैं। आपके भी जैन बाजार में होगा ना, आपके भी जैन में आएगा कि शेयर हमको खरीदना है, सबसे पहले जो ख्वाब आएगा वो इसी का आएगा दोस्तों, बॉम्बे शेयर बाजार का। बॉम्बे शेयर बाजार को भारत का प्रतिनिधि शेयर बाजार कहा जाता है। ठीक है, सारे शेयर बाजार ऊपर जा रहे लेकिन बॉम्बे नीचे चला गया, समझ जाइए गड़बड़ हो गया। तो बंबई शेयर बाजार का रुतबा सिर्फ भारत नहीं लेकिन एशिया में सबसे बड़े शेयर बाजार का रुतबा है।
सबसे बड़ी शेयर बाजार है यह भारत की। सबसे ज्यादा कंपनियां इसी शेयर बाजार में लिस्टेड है। सबसे ज्यादा पैसों की शेयर की खरीद बिक्री इसी शेयर बाजार में होती है। सबसे ज्यादा निवेशक भारत में इसी शेयर बाजार में पहुंचते हैं। और इस शेयर बाजार की स्थापना अगर देखिएगा दोस्तों, स्थापना हुआ था 1875 में। कब हुआ था दोस्तों? 1875 में। यानी कि दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कुछ समय बाद। यानी कितना पुराना है शेयर बाजार। लेकिन ये 1875 में स्थापित होकर काम करना शुरू किए थे। लेकिन आजादी के बाद सरकार ने इस शेयर को मान्यता कब दी? 1956 में मान्यता दी। 1956 में मान्यता दी। 1956 में। तो यह शेयर बाजार आजादी से पहले स्थापित हुआ था। लेकिन आजाद भारत में इस शेयर बाजार को शेयर बाजार की मान्यता 1956 में प्रदान की गई। अब किसी भी शेयर बाजार में शेयर की निवेशक पैसा लगा रहे हैं या पैसा निकाल रहे हैं, इसका पता कैसे चलेगा? कैसे चलेगा कि निवेशक ज्यादा से ज्यादा शेयर को खरीद रहे हैं, या कैसे पता चलेगा कि निवेशक ज्यादा से ज्यादा शेयर को बेच रहे हैं? इसका पता चलता है शेयर बाजार इंडेक्स से। किससे पता चलता है? ध्यान दीजिए, शेयर बाजार में खरीदार शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं? खरीदते हैं या बेचते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि शेयर बाजार में निवेशक ज्यादा खरीद रहे हैं या ज्यादा बेच रहे हैं? तो ये उस स्थिति में इसकी पता लगाने के लिए हर शेयर बाजार का अपना इंडेक्स होता है। उसी तरह बॉम्बे शेयर बाजार का भी अपना इंडेक्स है, जिसको कहते हैं BSE सेंसेटिव इंडेक्स। हालांकि इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? सेंसेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो बॉम्बे शेयर बाजार का इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स। बॉम्बे शेयर बाजार के इंडेक्स का नाम क्या है? सेंसेक्स। बॉम्बे शेयर बाजार के इंडेक्स का नाम क्या है दोस्तों? सेंसेक्स है। और यह इंडेक्स क्या बताता है? बताता है कि निवेशक पैसा लगा रहे हैं या निवेशक पैसा निकाल रहे हैं या निवेशक पैसा लगा रहे हैं। पैसा लगाने का मतलब शेयर खरीदने से है, और पैसा निकालने का मतलब शेयर। तो सेंसेक्स जब ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, सेंसेक्स, इसका मतलब है कि लोगों को विश्वास है कि कंपनियां आगे चलकर प्रॉफिट में रहेगी। ठीक है। जब सेंसेक्स ऊपर भाग रहा है, प्लस में उछाल मार रहा है, तो इसका मतलब होता है कि निवेशक यह मानकर चल रहे हैं कि आने वाले समय में कंपनियां बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, जिससे हमें फायदा होगा। इसलिए निवेशक ज्यादा से ज्यादा शेयर को क्या करते हैं? जब ज्यादा से ज्यादा शेयर को खरीदते हैं तो क्या होता है? ऊपर भाग जाता है। तो सेंसेक्स ऊपर जाने का मतलब या सेंसेक्स प्लस में बढ़ने का मतलब क्या होता है? कि शेयर की ज्यादा खरीद हो रही है कि बिक्री हो रही है? खरीद कौन रहे? निवेशक। शेयर सेक्स का ऊपर जाना अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि कंपनियां भविष्य में अच्छा करेगी, अच्छी प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है। वहीं सेंसेक्स को नीचे जाने का मतलब है कि लोग शेयर बेचकर अपना पैसा निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था कमजोर होने वाला है। इसका मतलब है कि आगे चलकर हो सकता है कंपनी के लाभ में क्या होगी? कमी होगी। तो जब लोगों को लगता है कि आगे चलकर कंपनियां अच्छी नहीं करेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिससे शेयर धारकों को लगता है कि हमें कम पैसा मिलेगा, तो ये शेयर को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, अपना पैसा निकालने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सेंसेक्स क्या आ जाता है? तो सेंसेक्स क्या है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक है दोस्तों। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है। ये सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स ये बतलाता है कि निवेशक निवेश कर रहे हैं या निवेशक निवेश किए हुए धन को निकाल रहे हैं, या निवेशक शेयर को खरीद रहे हैं या निवेशक के पास जो शेयर है उसको बेच रहे हैं। इसका पता किससे लगेगा?
यानी शेयर बाजार के इंडेक्स से। सेंसेक्स ऊपर जाने का मतलब है निवेशक पैसा लगा रहे हैं, उन्हें भरोसा है कि भविष्य में अच्छा होने वाला है, भविष्य में कंपनियां अच्छी लाभ अर्जित करेगी जिससे उसको लाभ होगा अच्छा। वहीं सेंसेक्स नीचे जाने का मतलब है, सेंसेक्स नीचे जाने का मतलब है दोस्तों, सेंसेक्स नीचे जाने का मतलब है निवेशक शेयर बेचकर अपना पैसा निकाल रहे हैं, उन्हें यह आभास हो रहा है कि आगे चलकर कंपनियां ठीक तरह से काम नहीं करेगी, आगे चलकर कंपनियां ठीक तरह से काम नहीं करेगी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए बात को? अब ध्यान दीजिए कि सेंसेक्स कैसे तैयार होता है। सेंसेक्स जटिल सांख्यिकी नियमों का पालन करते हुए तैयार होता है। सेंसेक्स जो है जटिल सांख्यिकी नियमों का पालन करके तैयार होता है। क्या हो रहा है जी? तुम्हारा दच्चर खड़ा हो जाओ, कहाँ आई कट, कहाँ खड़ा हो जाओ। तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं लग रहा है हमको। एकड़ ने बना है, तुम 5वां बेंच पर बैठेगा कल से, ठीक है? चुक भूक कर रहा है। आइए, अरे अभी भेजेंगे कैसे? तरफा भेज दे, लोग लीजिएगा सब। नहीं उतना भी हल्का नहीं है। क्लियर हो गया? आइए दोस्तों, सेंसेक्स का ऊपर नीचे जाने का मतलब समझ गए, लेकिन सेंसेक्स का संख्यात्मक मान कैसे तैयार होगा? अब पढ़े होंगे कि सेंसेक्स आज 200 अंक का उछाल मारा, सेंसेक्स 300 अंक नीचे चला गया, तो ऊपर जाने नीचे आने का मतलब तो आप समझ गए हैं। ऊपर जाने का मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, और नीचे जाने का मतलब सब कुछ अब, लेकिन तुरंत नहीं। सेंसेक्स ऊपर चला गया इसका मतलब तुरंत सब कुछ अच्छा चला है, इसका मतलब भविष्य में अच्छा होने वाला है। और सेंसेक्स नीचे जाने का मतलब है, सेंसेक्स नीचे जाने में इन्हें तुरंत खराब हो रहा है, यानी भविष्य में खराब होने वाला है। क्लियर है? तो सेंसेक्स 200 अंक ऊपर चला गया, 300 अंक नीचे चला गया, तो ये अंक कैसे तैयार होता है दोस्तों? इसके लिए जटिल सांख्यिकी नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। हमको उसको नहीं जानना कि ये कैसे तैयार होता है, हमको ये समझना कि ऊपर नीचे जाने का मतलब क्या है। इस बात को आप समझ गए ना? लेकिन सेंसेक्स का जो तैयार होता है, सेंसेक्स जो तैयार होता है, इसमें मात्र कितने कंपनी का शेयर देखा जाता है? 30 कंपनी के शेयर को देखा जाता है। यानी कि सेंसेक्स के उतार चढ़ाव का मतलब केवल 30 मुख्य कंपनियों के शेयर के बिक्री खरीद को दर्शाता है। यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स जिसको सेंसेक्स कहा जाता है, यह सेंसेक्स तैयार करने में कितने कंपनियों के शेयर के खरीद बिक्री को ध्यान, जबकि दोस्तों है कितना कंपनी? 5500 कंपनियां लिस्टेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5500 कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन निवेशक प्रायः 30 ही कंपनी में रुचि दिखाते हैं। वो सब कंपनी वैसे लिस्टेड है, कोई उसको खरीदार नहीं मिलता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद देख लीजिए कि बॉम्बे स्टॉक में सबसे ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, 5500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, 5500 से ज्यादा। लेकिन अगर निवेशक को माने तो वे केवल मुख्य रूप से 30 ही कंपनी के शेयर को खरीदते बेचते हैं, और सब कंपनियां वैसे लिस्टेड है, उसका कोई खरीदार नहीं है। तो बंबई शेयर बाजार में मुख्य रूप से 30 ही कंपनियां हैं जिसके शेयर की खरीद बिक्री लगातार होते रहती है। इसीलिए सेंसेक्स को तैयार करने में कितने कंपनियों के शेयर की खरीद बिक्री को ध्यान में रखा जाती है। तो क्या सेंसेक्स का बढ़ना बंबई शेयर बाजार के लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयर के उछाल को दर्शाता है? नहीं, केवल कितना? उसी तरह क्या सेंसेक्स का नीचे जाना बंबई शेयर बाजार में लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयर के भाव को नीचे जाने का संकेत करता है? नहीं, केवल कितने?
तो सेंसेक्स ऊपर नीचे जाने का तात्पर्य बंबई शेयर बाजार में लिस्टेड सभी कंपनियों से नहीं होता है, बल्कि 30 मुख्य कंपनियों से होता है जिसके शेयर लगातार खरीदे और बेचे जा रहे हैं। क्लियर हो गया? अब तो शेयर बाजार में खरीदना है तो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी उपलब्ध है दोस्तों, ऑनलाइन भी हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा, सबसे मुख्य, सबसे ज्यादा खरीदार होने वाला जो शेयर बाजार है वो कौन है दोस्तों? बॉम्बे। बॉम्बे शेयर बाजार के इंडेक्स को क्या कहते हैं? सेंसेक्स। कितने कंपनियों के? सेंसेक्स के ऊपर जाने का मतलब भविष्य में कंपनियां अच्छा लाभ कमाने वाली है। सेंसेक्स के नीचे जाने का मतलब लेकिन सेंसेक्स सभी लिस्टेड कंपनी नहीं, मात्र 30 लिस्टेड कंपनी के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? पहला शेयर बाजार। शुरुआत की बात करिएगा, आजादी के बाद एक ही शेयर बाजार थे मुख्य, बंबई शेयर बाजार, एक ही शेयर बाजार। और यहां 5500 कंपनी लिस्टेड है, खरीदार मात्र कितना? बाकी कंपनी कोई शेयर के खरीदार ही नहीं है। तो बंबई शेयर बाजार के रुतबा को कम करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि आप देख रहे हैं कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज में कितना कंपनियां लिस्टेड है। अब बिक रहा है मात्र कितना का? बाकी कंपनी मुंह देख रहा है, उसका शेयर कोई खरीदने बेचने वाला नहीं। ये बात से सरकार को बड़ी दुख हुआ कि बंबई शेयर बाजार मात्र 30 कंपनियों के शेयर का बाजार हो गया है, बाकी के कोई खरीदार नहीं मिलते हैं। बाकी कंपनी के शेयर के कोई खरीदार न मिलने के कारण उस कंपनी की मार्केटेबिलिटी नहीं बन पाती है। वह कंपनी अब जिसका शेयर बाजार में नहीं बिकेगा वो प्राथमिक बाजार में पूंजी उगाही कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अन्य कंपनियों के भी शेयर बिके, इसके लिए सरकार ने एक अलग शेयर बाजार स्थापना करने का विचार किया। बात को समझे कि नहीं समझे? बंबई शेयर बाजार में लिस्टेड तो बहुत कंपनियां होती है, लेकिन सभी कंपनियों का शेयर बिक नहीं पाते हैं। तो सरकार ने अन्य कंपनियों के शेयर को बिकने के लिए एक नए शेयर बाजार का स्थापित करने का विचार किया। और नए शेयर बाजार कंपनी स्थापित करने के लिए एक कमिटी गठित की गई और वह है फेरवानी। ये देखिए शेरवानी लिखा, उसको फेरवानी कर लीजिए थोड़ा। कर लिए? शेरवानी के जगह फेरवानी कमेटी कर लीजिए। तो बात समझे कि नहीं कि बंबई शेयर बाजार का क्या स्थिति है? लिस्टेड है बहुत ज्यादा, बिकता है बहुत कम। या जो कहिए जो कंपनी बहुत वर्चस्व वाली है उसी का शेयर बिकता है, अब बाकी किसी का बिकता नहीं है। और जो कंपनी का शेयर बाजार में नहीं बिकेगा वो प्राथमिक बाजार में पूंजी उगाही नहीं कर पाएगा, वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगा फिरती की तरह से। तो अन्य कंपनियों का भी शेयर बिके, इसके लिए सरकार ने एक समिति गठित की, फेरवानी समिति। नोट्स में शेरवानी दिया तो उसको आप फेरवानी कर लीजिएगा। कमिटी गठित की और ये कमिटी गठित कब हुई? 1900। और ये कमिटी ने 1992 में तो स्थापित हो गया था। कमिटी गठित हुआ था 1991 में। कमिटी 91 में गठित हो गया था। 92 में शेयर बाजार की स्थापना होगी, ऐसी बात है ना? आप पूरी बात समझ लीजिए। तो 1991 में समिति का गठन हुआ। 1991 में समिति का गठन हुआ और यह समिति ने सुझाव दिया कि बंबई शेयर बाजार में अब जिसका बिक रहा है ना उसी का बिकते रहेगा। निवेशकों को कितनों भी समझा ली कि इसका भी ले लीजिए, वो नहीं लेगा।
इस फेरबानी समिति जो 1991 में केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई थी, उन्होंने एक नया शेयर बाजार स्थापित करने का विचार दिया और इसी समिति को ध्यान में रखकर बंबई शेयर बाजार के वर्चस्व को तोड़ने के लिए या बंबई शेयर बाजार में जिस कंपनी का शेयर ना बिकता हो उस कंपनी का शेयर बिकवाने के लिए फेरबानी समिति ने एक नए शेयर बाजार के गठन का सुझाव दिया और इसी के सुझाव पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। एक्सचेंज की स्थापना की गई। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1992 में। मान्यता मिली 1993 में। कार्य आरंभ हुआ 1994 में। कार्य आरंभ हुआ 1994 में। तो दिक्कत नहीं होगा 91, 92, 93, 94, 91, 92, 93, 94, 91 में समिति गठन हुआ। 92 में समिति के सिफारिश पर शेयर बाजार का गठन हुआ। शेयर बाजार जब गठित हुआ दोस्तों तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय भी दोस्तों कहाँ बनाया गया? मुंबई में बनाया गया। उसके बाद किसी भी शेयर बाजार को काम करने के लिए सेबी से मान्यता लेना पड़ता है। किससे? जो हम आगे पढ़ने वाले। तो सेबी ने इस शेयर बाजार को मान्यता कब दिया? 93 में। और कार्य आरंभ कब कर दिया? 94 में। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना तो 92 में हुई थी, लेकिन कार्य करना आरंभ किया 94 में। और यह किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? और फेरबानी समिति के सिफारिश पर इसलिए हुआ था क्योंकि इनका इस सबसे पहले ये जान लीजिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शॉर्ट में NSE कहते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि जिस कंपनी का शेयर बंबई शेयर बाजार में नहीं बिक रहा हो उसका शेयर यहां पर बिके। क्योंकि आप देख रहे थे कि तीसरी कंपनी के शेयर बाजार शेयर ज्यादातर बिकते हैं बंबई शेयर बाजार में। लिस्टेड है कितना? 55। लिस्टेड है कितना? तो अब यह स्थापित हो गया। अब देखिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सिर्फ मुख्यालय है मुंबई में, लेकिन यह बंबई स्टॉक एक्सचेंज से बिल्कुल अलग है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? तो बंबई स्टॉक एक्सचेंज बंबई में स्थित है। बंबई के जिस जगह पर स्थित है उस जगह का नाम है दलाल स्ट्रीट। उस जगह का नाम क्या है दोस्तों? दलाल स्ट्रीट, वहां स्थित है। लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कोई स्थान विशेष पर स्थित नहीं है। यह शेयर बाजार कैसे काम करता जानते हैं? यह शेयर बाजार देश के सभी प्रमुख शहर में अपना एक टर्मिनल स्थापित कर दिया है और उस टर्मिनल पर बड़े बड़े स्क्रीन लगे होते हैं और उस स्क्रीन पर शेयर के भाव के उतार चढ़ाव को दिखाते रहते हैं। और जिस भी व्यक्ति को शेयर खरीदना बेचना है उस शहर के टर्मिनल पर जाइए, खरीदना है तो खरीदिए, बेचना है तो बेच डालिए। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बंबई स्टॉक एक्सचेंज से भिन्न है। जहां बंबई स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित है, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सिर्फ मुख्यालय स्थित है, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ बैठते हैं। यहां पर निवेशक जाकर शेयर खरीद नहीं सकते हैं। शेयर खरीदने बिकने की बेचने की क्या व्यवस्था है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में? तो नेशनल स्टॉक ने क्या क्या है? सभी देश के सभी प्रमुख शहर में क्या बना दिया है? टर्मिनल। अब टर्मिनल का मतलब जैसे राजेंद्र नगर टर्मिनल है, तो टर्मिनल का मतलब एक जगह है, पॉइंट है। वो पॉइंट किस लिए है? तो वहीं पर शेयर की खरीद भी होती है, बिक्री भी होती है। निवेशक आसानी से जाए खरीद बिक्री कर रहे, इसलिए बड़े बड़े स्क्रीन पर हमेशा शेयर के मूल्य के भाव फ्लैश होते रहते हैं। टर्मिनल पर जाइए और अपना शेयर खरीदना है खरीद लीजिए, बेचना है बेच लीजिए। तो एक स्थान पर स्थित न होकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बल्कि देश के प्रमुख शहरों में अपने टर्मिनल स्थापित किए हुए हैं और उन्हीं टर्मिनलों के सहायता से शेयर के खरीदे और बेचे जाते। अब तो ऑनलाइन भी हो सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब आइए, जिस तरह हर एक शेयर बाजार का अपना इंडेक्स होता है जो बताता है कि शेयर बाजार की स्थिति क्या है, निवेशक पैसा लगा रहे हैं या निवेशक पैसा निकाल रहे हैं।
तो जिस तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे शेयर बाजार का सूचकांक सेंसेक्स था, इसका सूचकांक क्या है? निफ्टी। अब तो ये बताना नहीं पड़ेगा कि निफ्टी का ऊपर जाने का मतलब क्या होगा, ये भी बताना नहीं पड़ेगा निफ्टी के नीचे जाने का मतलब क्या होगा। समझ गए ना? ऊपर जाने का मतलब भविष्य में कंपनियां अच्छा करने वाली है, खराब अच्छा करने वाली है। नीचे जाने का मतलब आप समझ रहे ना? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहते हैं? निफ्टी। और ये 50 कंपनी के शेयर के आधार, ये 50 कंपनी के शेयरों के मूल्य के उतार चढ़ाव पर आधारित होता है। तो सेंसेक्स में 30 कंपनियों के शेयर को देखा जाता है। सेंसेक्स को तैयार करने में 30 कंपनियों के शेयर के खरीद बिक्री की स्थिति को देखा जाता है। वही निफ्टी को तैयार करने में दोस्तों कितना? क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर? निफ्टी समझ गए कितने कंपनियों पर आधारित है? सेंसेक्स। तो ध्यान रखिएगा, न तो सेंसेक्स बॉम्बे शेयर बाजार के लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयर के उतार चढ़ाव को दर्शाता है, और न ही निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टेड सभी कंपनियों को दर्शाता है। सेंसेक्स केवल 30 कंपनी और निफ्टी केवल लिस्टेड सभी कंपनी के उतार चढ़ाव को नहीं देगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है, तो लिस्टेड कोई भी हो सकता है, लेकिन निवेशक सब पर भरोसा नहीं करते हैं। जैसे 5500 कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन निवेशकों को भरोसा मात्र 30 पर है। ठीक वही बात इसमें है कि कई कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन भरोसा मात्र। क्लियर हो गया? अब बात है कि छोटका मोटका कंपनी का शेयर नहीं बिकता है। ये जो अभी दोनों स्टॉक एक्सचेंज देखे, ये सब यहां पर सब बड़ा बड़ा कंपनी का शेयर बिकता है, जिसका टर्नओवर 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ ऐसा है, उसी का शेयर बिकता है। ये 2-3 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी का शेयर को यहां कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है? यानी कोई माचिस का कंपनी खोला है, चाहेगा शेयर बाजार में हम भी जाकर उगाही करे कुछ पैसा, कोई देखने वाला उसका नहीं। यानी कि अब तक दोनों जो शेयर बाजार को देखे, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ही शेयर बाजार में बड़े बड़े कंपनियों के ही शेयर बिकते हैं, जिनका टर्नओवर 1000-2000 करोड़ का है। रिलायंस, महिंद्रा, टीका, अशोक लीलैंड जैसे कंपनियों के शेयर की ज्यादातर खरीद बिक्री होती है, बड़े बड़े कंपनियों की। छोटे छोटे जो कंपनियां हैं, जैसे माचिस उद्योग हो गया, मोमबत्ती उद्योग हो गया, ठीक है, चीनी मिट्टी उद्योग हो गया, कांच उद्योग हो गया, चूड़ी उद्योग हो गया, ये सब छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। ये सब क्या होते हैं? छोटे पैमाने के। जैसे फिरोजाबाद के कांच उद्योग है, तो कोई उद्योग बड़े पैमाने के नहीं है, सब छोटे छोटे पैमाने के उद्योग है। उसी तरह बरेली में जो दिया सलाई का उद्योग है, अलीगढ़ में जो ताला का उद्योग है, वे छोटे पैमाने के उद्योग है। उस सब उद्योगों को भी पूंजी बाजार से पैसा उगाही हो सके, वे सब कंपनी भी, छोटे कंपनी भी पूंजी बाजार के लाभ को उठा सके, इस उद्देश्य से सरकार ने 1990 में एक और शेयर बाजार स्थापित की। कब? और उसका नाम था ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ OTCEI। ठीक है, कई बार तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ दिया, सीधे पूछ देता OTCEI क्या है, तो शेयर बाजार है। OTCEI क्या है? शेयर बाजार है। कई बार एग्जाम में पूछा गया OTCE क्या है? शेयर बाजार है। ऑप्शन भी बहुत देता है। शेयर बाजार अमेरिका की स्थित एक कंपनी, ठीक है, ऑप्शन जो सेट करता है। सीधा क्वेश्चन पूछा होता है OTCE क्या है। अब जो नहीं पढ़ा है,
अब कभी आप नहीं देखें इस टॉपिक को, कभी नहीं देखेगा, आपको लगेगा ऑप्शन भी उसी तरह से भरवाने वाला सेट। ए में सेट दे शेयर बाजार है। अब बी में अमेरिका का नाम जरूर देगा। अमेरिका स्थित एक कंपनी, हाल ही में लॉन्च हुआ युद्धपोत, नासा का अंतरिक्ष अभियान, ये सब ऑप्शन सेट रहता है। अब जो कभी नहीं पढ़ा है उसका ध्यान शेयर मार्केट पर जाता नहीं कि शेयर मार्केट है का नाम है, ज्यादातर जाता कि युद्धपोत हो सकता है, नासा का युद्धपोत है जरूर, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह प्रश्न आए हुए हैं एसएससी में आए हुए हैं प्रश्न कि ओटीसी क्या है, और आप कभी नहीं इस टॉपिक को देखे तो निश्चित तौर पर भरमा जाइएगा। तो OTCEI एक शेयर बाजार का नाम है जिसका पूर्ण फॉर्म है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और 1990 में इसकी स्थापना की है। और दोस्तों, पहला पेपरलेस शेयर बाजार कौन है? पहला पूर्ण रूप से कंप्यूटरित शेयर बाजार कौन है? यह पहला शेयर बाजार है जिसमें जरा सा भी कागज का काम नहीं होता है, सारा कुछ ऑनलाइन होता है। तो देश का पहला शेयर बाजार जो पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हुआ वो कौन था? देश का वह पहला शेयर बाजार कौन था कि जो कि पूर्ण रूप से पेपरलेस था? समझिए 1990 में पूर्ण कंप्यूटरीकृत शेयर बाजार खुला था हमारे देश में। 1990 में पूर्णतः पेपरलेस शेयर बाजार, और यह भी काम उसी तरह करता है जिस तरह कौन काम करता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको क्या बताए थे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूरे देश के प्रमुख शहरों में अपना क्या स्थापित कर लिया है? टर्मिनल। ठीक उसी तरह OTCEI का भी पूरे देश में क्या स्थापित है? टर्मिनल। यह भी कोई स्थान विशेष पर स्थित नहीं, ये पूरी तरह से देश के प्रमुख शहरों में टर्मिनल स्थापित किए हुए हैं। 1990 में इसको स्थापित किया गया, लेकिन इसकी स्थापना छोटे कंपनी के शेयर के लिए किया गया। और ये यहां व्यवस्था यह है कि यहां बड़ी कंपनी को लिस्टेड ही नहीं किया जाता है। जिस कंपनी की वैल्यू 20 करोड़ से ज्यादा है वह यहां पर लिस्टेड, देख लीजिए क्या रेट है यहां पर। एक क्वेश्चन है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या है? फिलिप्स कर्व पढ़ाए नहीं थे? फिलिप्स का वक्र पढ़ाए थे ना बेरोजगारी वाला चैप्टर में, तो पढ़ा दिए हैं अभिनव आनंद फिलिप्स कर्व के बारे में, और ये बेरोजगारी वाला चैप्टर में पढ़ाए हुए। नहीं सॉरी, बेरोजगारी नहीं, मुद्रास्फीति, सॉरी, इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उसी में हम ओकुन का नियम पढ़े थे, फिलिप्स वक्र पढ़े थे, डबल डिप्रिसिएशन पढ़े थे। आइए दोस्तों, न्यूनतम 30 लाख, अधिकतम, तो कौन से शेयर बाजार है जहां छोटी कंपनियों के ही शेयर बिकते हैं? सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया किसी स्थान विशेष पर शेयर नहीं बेचते हैं, बल्कि पूरे देश में अपने टर्मिनल स्थापित किए हैं। हालांकि वर्तमान का जमाना सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो वर्तमान समय में ज्यादातर ऑनलाइन ही शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। क्लियर है? तो 3 शेयर बाजार के बारे में याद रखना है। आइए अब समझते हैं कि शेयर बाजार में शेयर की खरीद बिक्री कितने चरणों में जाकर पूर्ण होती है। अगर आपको शेयर खरीदना है, आपको निवेश करना है, या आपको सट्टा में भाग लेना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है ये समझिए। सट्टा में भाग लेने का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, ये नहीं कि जुआ समझ लीजिएगा। किसमें? इसमें 1000 प्लस, ठीक है? क्या? हाँ, उसको हटा देगा, अपने हट जाएगा, क्योंकि
तब वो बॉम्बे शेयर बाजार, मान लीजिए 1 मिनट कह रहा है कि मान लीजिए कि अभी 20 करोड़ वैल्यूएशन है कंपनी का, ठीक है, और मान लीजिए कि शेयर जारी करते उसका वैल्यूएशन 20 करोड़ से ऊपर हो गया, तो क्या लिस्टेड नहीं रहेगी? जब कंपनियां खुद बड़ी हो जाएगी तो वो चाहेगा कि हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जाए, यहां पर उसे ज्यादा पैसा की उगाही हो पाएगी। तो अगर कंपनी 20 करोड़ के वैल्यूएशन से ज्यादा वैल्यूएशन का हो जाए लिस्टेड होते हुए, तो उसको लिस्ट से बाहर नहीं किया जाता है, बल्कि वे खुद कंपनियां कहां चली जाती है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर लिस्ट करा जाती है। उसके बाद क्या एक कंपनी एक ही जगह लिस्टेड हो सकती है? नहीं, एक कंपनी सारे शेयर मार्केट में जाकर लिस्टेड हो सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि यहां बड़ी कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकती। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होगा, होगा दोस्तों, विदेश के भी शेयर बाजार में जाकर लिस्टेड हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि शेयर की खरीद बिक्री कितने चरणों में पूरा होती है। आपको शेयर खरीदना है या आपको सट्टे में भाग लेना है? यानी शेयर आपको इसलिए खरीदना है कि आप चाहते हैं कि मेरा भाग्य कैसा है, दाम बढ़ेगा तो रातें में खाने खाते वक्त बेच देंगे। आइए दोस्तों, आइए, शेयर की खरीद बिक्री कितने चरणों में पूरा होती है शेयर बाजार में? आइए, सबसे पहला है दलाल का चयन। सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों? शेयर बाजार में बिना दलाल का, बिना ब्रोकर का कोई काम नहीं होता दोस्तों। आपको शेयर की खरीद बिक्री करनी है तो सबसे पहले एक ब्रोकर का चयन करना पड़ेगा, एक दलाल का चयन करना पड़ेगा, और दलाल वो होनी चाहिए, ब्रोकर वो होनी चाहिए जो सेबी से रजिस्ट्रेट हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी कि दलाल की भूमिका में केवल व्यक्ति ही नहीं रहते हैं। दलाल की भूमिका कौन निभा सकता है? दलाल की भूमिका कौन निभा सकता है? दलाल की भूमिका कौन निभा सकता है? बैंक। लेकिन बिना सेबी से रजिस्टर किए कोई दलाल की भूमिका अदा नहीं कर सकता है। तो शेयर बाजार में शेयर की खरीद बिक्री करने में सबसे पहला स्टेप है कि आप दलाल का चयन कर लीजिए, अर्थात आप उन व्यक्ति का, उन संस्था का, उन बैंकों का चयन कर लीजिए जिसे सेबी ने अधिकृत किया है शेयर की खरीद और बिक्री करने के लिए। पहला काम हो गया। बहुत सो रहे हैं। सोइए नहीं दोस्तों, सोइएगा आंख को बम से उड़ा देंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए दोस्तों, लेट तक पड़ता है तो शरीर को उस अनुसार अनुकूलित कीजिए ना। लेट तक पड़ता है इसका मतलब क्लासरूम में सोइएगा आप, ऐसा नहीं होता है। आइए दोस्तों, कंपटीशन उतना भी आसान नहीं है कि कोई क्लासरूम में सोएगा और ख्वाब देखेगा कि नौकरी करेंगे। आइए दोस्तों, तो पहला काम हो गया। पहला काम हो जाने के बाद ध्यान रखिएगा, दलाल के चयन में भी बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। बाद में पता चल जाएगा, दलाल का चयन कर लीजिए, शेयर खरीद लिए, बाद में पता चला कि वो रजिस्टर था ही नहीं, फालतू का शेयर बिकवा दिया हमको। तो दलाल का चयन करने से पहले उसका लाइसेंस देख लीजिए। हर दलाल को लाइसेंस प्रदान करता है सेबी, ठीक है। दूसरा काम डीमेट खाता खुलवाना। डीमेट दूसरा स्टेप है, डीमेट खाता खुलवाना। जब दलाल का चयन हो जाता है तब दूसरा स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा? बिना डीमेट खाता खोले हम शेयर की खरीद बिक्री के लिए अनिवार्य रूप से आपको डीमेट खाता खुलवाना पड़ेगा। अब जिस तरह बैंक के खाता में आप पैसा जमा करते निकालते हैं, उसी तरह डीमेट खाता में शेयर जमा होता है, निकलता है।
आप जो शेयर जमा करिएगा आपके खाता में जमा होगा, उसी खाता का नाम क्या है? आप जो शेयर बेचिएगा आपके डीमेट खाता से निकल जाएगा। तो शेयर बिक्री, शेयर की खरीद बिक्री के लिए 1996 के बाद यह नियम बना दिया कि डीमेट खाता खुलवाना ही पड़ेगा। ठीक है, और यह ऐसा खाता है कि डीमेट खाता क्या है, तो ये वो खाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखे जाते हैं या फिर निकाले जाते हैं। लेकिन सवाल है कि यह डीमेट खाता कौन खोलता है? तो भारत में डीमेट खाता खोलने के लिए कितने संस्था है? 2, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड NSDL, और दूसरा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, डीमेट खाता कौन खोलता है? डिपोजिटरी संस्थान खोलता है। डीमेट खाता कौन खोलता है? डिपोजिटरी संस्थान खोलता है। भारत में कुल कितने डिपोजिटरी संस्थान है? 2, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, अब कोई भी व्यक्ति यहां पर जाकर कैसे खाता खुलवाएंगे? तो पहला स्टेप क्या है? जिस भी दलाल का आप चयन किए हैं वो सबसे पहले आपको इन्हीं के पास ले जाएगा कि चलिए अब डीमेट खाता खुलवा लीजिए। यानी आपको नहीं खोजना है, आप जो ब्रोकर का चयन किए हैं, जो ब्रोकर बैंक, व्यक्ति या संस्था हो सकता है, वही आपको इनके पास ले जाएगा। ठीक है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर शेयर की खरीद बिक्री करना है तो आपको इस डिपोजिटरी में खुलवाना है खाता। ठीक है, और इसमें खुलवाकर आप अन्य सभी शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब खरीद बिक्री कर सकते हैं। लेकिन बॉम्बे शेयर बाजार को शेयर बाजार के लिए कौन सी डिपोजिटरी लिमिटेड जिम्मेदार है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब कहिएगा कि ये कहां पर है? NSDL हर जगह फैला हुआ टर्मिनल बना करके। ठीक है, आप दलाल का चयन करिए, आपका टेंशन फ्री, वही आपसे सब कुछ लेगा और कहेगा फ्री मौज करिए, हम खुलवाते हैं डीमेट खाता। दूसरा स्टेप समझ गए? आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आई कार्ड लगेगा। चलिए, वो सारे प्रूफ की जरूरत है जो आपको साबित करता कि आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के योग्य नागरिक हैं। योग करने का मतलब कमाने वाले। अब जो कमा ही नहीं रहा है वो क्या जाएगा? दलाल का चयन करने जाइएगा, सबसे पहले पूछेगा कितना कमाते हैं। वहां पर जाइएगा, दोस्तों कहिएगा कि हम जो है किराना दुकान खोलते हैं, दलाल पहले भड़क जाएगा। ठीक है, हाँ, नहीं तो बैंक, प्राइवेट बैंक में जाइएगा ना खाता खुलवाने के लिए, बढ़िया से बैठाएगा आपको। ठीक है, पानी तो नहीं पिलाएगा, उससे आपको एकदम पूरा पूछेगा कि कितना कमाते हैं। अब वहां जो कह दीजिएगा इतना कमाते, कहेगा इसमें बचेगा क्या जो आप जमा करिएगा? यानी कि जल्दी वो खोलना नहीं चाहता है। तो चलिए दोस्तों, डीमेट खाता खुल गया। डीमेट खाता कौन खुलेगा? डिपोजिटरी संस्थान में। डिपोजिटरी संस्थान कितने हैं भारत में? डिपोजिटरी संस्थान के पास हमें कौन लेके जाएगा? तीसरा टर्म है आदेश देना। जैसे डीमेट खाता खुल गया उसके बाद आपको शेयर खरीदना है या बेचना है तो उसके लिए आदेश देना पड़ेगा। किसको? अपने दलाल को। जब आपका डीमेट खाता खुल चुका है उसके बाद शेयर खरीदने अथवा बेचने के लिए, ठीक है, खरीदने अथवा बेचने के लिए, बेचने के लिए कौन? वही जो आईपीओ एफपीओ खरीद लिया है उसको भी अगर आपको बेचना है तो दलाल का चयन करना पड़ेगा, डीमेट खाता खोलवाना पड़ेगा। आदेश कैसे दिया जा सकता है? आदेश वर्तमान में मिलके दे सकते हैं, यानी कि दलाल के ऑफिस में जाकर दे सकते हैं, ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं, फोन के माध्यम दे सकते हैं। तो किसी भी, हम जिस माध्यम से, फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल फोनिक माध्यम से होता है, तो किसी भी माध्यम से आदेश दे दीजिए।
आदेश देते वक्त ये बता देना जरूरी है कि शेयर की किस भाव में सौदा करना। क्लियर है ना? आदेश देते वक्त ये बता देना जरूरी होता है कि शेयर को किस भाव में खरीदना अथवा बेचना, ये बता देना पड़ता है। क्लियर हो गया? आदेश देना हो गया। चौथा स्टेप है आदेश पूरा करना। आदेश पूरा करना। अब आदेश पूरा करने के बाद जैसे ही आदेश दे दिया आप अपने दलाल को, वह एक्टिव हो गया और आप जिस अनुसार से बोले उसको सौदा करने के लिए उस अनुसार से सौदा कर लिया। उसके बाद जब दलाल आपके आदेश के अनुसार सौदा कर लिया, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार होता है। क्या? कॉन्ट्रैक्ट नोट में शेयर का नाम, शेयर की संख्या, शेयर का मूल्य, दलाली फीस, ब्रोकरेज फी, ये सब लिखा रहता है। वही कॉन्ट्रैक्ट नोट का तैयार हो जाना क्या कहलाता है? आदेश पूरा करना। कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार करते ही वो कॉन्ट्रैक्ट नोट आपके पास चला आ जाएगा, जो इस बात का सबूत होगा कि आपने अपने दलाल को जो आदेश दिए हैं वो क्या हो जाएगा? पूरा हो गया है। यानी आपके इच्छा अनुसार आपके दलाल जब शेयर की कारोबार, शेयर की खरीद बिक्री संपन्न कर लेते हैं, तब उसके बाद क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट पर सारी शर्तें लिखी होती है, आपको बता ही दिए क्या क्या लिखी होती है। उसके बाद अंतिम स्टेप है क्या? निपटारा। अंतिम स्टेप क्या है? निपटारा। निपटारा का मतलब है कि शेयर का डीमैट खाता में आ जाना, या बेचे है तो डीमैट खाता से निकल जाना। क्लियर हो गया? निपटारा का मतलब होता है कि आप शेयर खरीदे हैं तो खरीदा हुआ शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, या आप बेचे हैं तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट से निकल जाएगा। और निपटारा भी दो प्रकार के होते हैं। निपटारा भी दो प्रकार के होते हैं। T2 निपटारा या फिर अग्रिम निपटारा। अग्रिम निपटारा को T5 T प्लस दीजिएगा, माइनस हो गया है, प्लस मारिए, प्लस बता रहे हैं ना, वैसे लिखा भी हुआ है, नहीं लिखा बता रहे। अब ये निपटारा का क्या मतलब है, समझ गए ना? निपटारा का मतलब है कि अगर हम शेयर बेचे हैं तो हमारे डीमैट खाता से शेयर बाहर निकल जाएगा, अगर हम खरीदे तो हमारे डीमैट खाता में आ जाएगा। निपटारा कितने प्रकार के? दो प्रकार के। T2 निपटारा और अग्रिम निपटारा क्या होता है? T प्लस T प्लस। अब T का मतलब हुआ, T2 का मतलब है कि T हुआ कि जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट क्लियर हुआ, और 2 का मतलब होता है 2 दिन, यानी सोमवार का कोई आदेश, सोमवार को आपका आदेश पूरा हुआ है तो मंगलवार और बुधवार को आपके डीमैट खाता में शेयर पहुंच जाएगा, या बेचे हैं तो निकल जाएगा। अब 5 का मतलब होता है खरीदने के 5 दिन, और 7 का मतलब होता है खरीदने के 7 दिन बाद। सबसे तेज खरीद बिक्री OTCEI में होता है, ठीक है, एकदम स्पॉट। शेयर खरीदे चला गया डीमैट में। लेकिन अन्य शेयर बाजार में T2, T5, T+2, T+5, T+7, तो समझ गए ना? T+2, T+5, T+7, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो एक शेयर बाजार में शेयर की खरीद अथवा बिक्री अथवा शेयर बाजार में शेयर की ट्रेडिंग 5 स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप क्या है दोस्तों? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप निपटारा। क्लियर हो गया? भारत में कितने डिपॉजिटरी संस्थान है? क्लियर हो गया? 2 से अधिक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दोस्तों कि शेयर बाजार में शेयर का ट्रेडिंग 9:55 से स्टार्ट होता है। 9:55 से, अब 55 का मतलब है 55। बहुत शेयर इतने तरल होते हैं, बहुत शेयर इतने तरल प्रकृति का होता है कि 9:55 से ओपन हुआ 57 में सारा बिक रेडी है।
9:55 से लेकर 3:30, 9:55 से लेकर 3। शेयर बाजार में सारे कारोबार किस समय अंतराल में होते हैं? 9:55 AM से 3:30 AM तक होता है। 9:55 से पहले शेयर की खरीद बिक्री और 3:30 के बाद शेयर की खरीद बिक्री कर्व ट्रेडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्व ट्रेडिंग कहलाता है। कर्व ट्रेडिंग क्या है? तो शेयर के समय अनुसार पहले या बाद में शेयर की ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो शेयर खरीद लिए, निपटारा हो गया, क्लियर। आइए आगे क्या है? क्लियर हो गया? अच्छा अच्छा, ये जो धरफरा रहा है, ठीक है, हमको तो बड़ी आश्चर्य लगता है कि इतना धरफराता है और घर पर जाकर क्या करेगा हमको पता है। ठीक, आइए मिलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलिए। आइए, यह बहुत का लक्षण हमको ठीक नहीं लगता है। बहुत ऐसे चुकबुक करता लगता माहौल बिगाड़ने आया है। आराम से पढ़िए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलिए अगले क्लास में।